हेलो बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स टच में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमको। हमने इसके पहले न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा दिया था, तो मैंने बताया था उसके आगे फैट के बारे में पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। आइए हम देखते हैं वसा क्या होता है। वसा के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, वसा अर्थात चिकनाई, बहुत चिकना होता है, शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा अर्थात जिसे हम चिकनाई कहते हैं, ये शरीर को क्या करता है, क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है। हमारे शरीर को क्या, फैट चाहिए, किंतु इसकी अधिकता, हाँ ये भी ध्यान दीजिए, ये नहीं कि हम बहुत अधिक ही हम फैट का यूज करें तो ये हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। इसकी अधिकता से हमारे शरीर को क्या, नुकसान भी पहुंच सकता है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा जो होता है वो किसके रूप में मिलती है, लिपिड के रूप में मिलती है। कोई भी आपसे पूछे वसा हमारे शरीर में किस रूप में मिलती है, तो बताओगे आप क्या, लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। ये विभिन्न मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वसा जो होता है, अगला पॉइंट देखते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री अगर सेल्सियस ताप पर है, हमारा जो फैट है 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पर है तो क्या होता है, इसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है वसा का, तो ये ठोस अवस्था में होता है। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो, अगर देखो, परंतु यदि इसी ताप पर क्या हो, द्रव अवस्था में हो, ठीक है, लिक्विड अवस्था में हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, तेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। आइए हम अगला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को देखा जाए तो कितना वसा प्राप्त करता है। क्या हमने कहा, एक वयस्क व्यक्ति को व्यक्ति को, जिसे क्या कहते हो, वयस्क को, एडल्ट, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया है। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा, 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। वसा से प्राप्त होती है। एक एडल्ट में देखा जाए जो आपको ऊर्जा मिलता है वसा से, कितने परसेंट मिलता है, 20 से 30% मिलता है। और 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे 1 ग्राम वसा से, लिख देंगे आप, कितना मिलता है आपको, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी आपसे पूछे, एक एडल्ट में पूछे व्यक्ति को कितने आपके वसा से कितने ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तो बताओगे 20 से 30% हमको कहाँ से मिलता है, वसा से मिलता है। और अगर आपसे पूछे 1 ग्राम वसा में हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो क्या बताओगे आप, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ये हो गए आपके वसा के कुछ पॉइंट्स। इसके आगे हम देखते हैं वसा हमारा कितने प्रकार का होता है, वसा के स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं आगे।
आइए हम सोर्स के बारे में देखते हैं, जिसे क्या कहते हो आप, स्रोत। कि वसा हमारा किसमें मिलता है। तो आप क्या बताओगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, कहाँ मिलता है? बता सकते हो आप मक्खन, घी, दूध, इन सब में क्या पाए जाते हैं? इन सब में आपके वसा पाए जाते हैं। और भी बता सकते हो आप पनीर, अंडे की जर्दी, पनीर, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी। और क्या कर सकते हो, तेल में भी आपके पाए जाते हैं। तो क्या बता सकते हो, तेल, मांस आदि। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? मक्खन में देखने को मिलता है, घी में देखने को मिलता है, दूध में देखने को मिलता है, पनीर में देखने को मिलता है, अंडे की जर्दी में देखने को मिलता है, तेल में देखने को मिलता है, मांस में। और भी ऐसे स्रोत हैं आपके, उसमें क्या पाए जाते हैं? आपके फैट पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं वसा के कितने प्रकार होते हैं। वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैट। तो वसा के कितने प्रकार होते हैं? वसा के आपके 3 प्रकार होते हैं। यहां ऐसे लिख लो, 3 टाइप्स। वसा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले की बात किया जाए तो वो क्या होगा? संतृप्त वसा जिसे कहते हो आप। संतृप्त वसा, ठीक है। संतृप्त वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट। और दूसरा बात किया जाए संतृप्त है तो दूसरा क्या हो सकता है? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट। और लास्ट थर्ड की बात किया जाए तो उसका क्या होता है? तीसरा ट्रांस फैट होता है। क्या होता है? ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, जिसका इंग्लिश भी क्या होता है आपका? ट्रांस फैट ही होता है। तो ये आप तीनों प्रकार देख लिया। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड, तीसरा है आपका ट्रांस फैट के बारे में। तो ये तीनों हमने आपको बता दिया। तो आइए सबके बारे में हम अलग अलग देखते हैं, कौन क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ट्रांस फैट क्या होता है। तो आइए हम तीनों के बारे में अलग अलग से देखते हैं। तो सैचुरेटेड फैट की बात किया जाए, संतृप्त फैट के बारे में आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे?
संतृप्त जो होता है वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल, क्या मैंने लिखा, संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। के स्तर को बढ़ाती, ये क्या करता है, ब्लड में आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसी प्रकार की वसा का सेवन, इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। मीन्स सैचुरेटेड फैट की बात किया जाए, ये आपके ब्लड में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए इसका सेवन, इसका खान पीन के बारे में देखा जाए तो थोड़ा कम करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए आपको उतना ही जितना आपके शरीर के लिए क्या हो, लाभदायक हो। जैसे ये कहाँ कहाँ आपको मिलता है, मक्खन, पनीर, मक्खन, पनीर, मांस, इन सब में क्या होता है, आपके सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। मांस, घी, डालडा, घी, डालडा इत्यादि, इन सब में क्या, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप इनका ज़्यादा सेवन करोगे तो आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे कई प्रकार की बीमारी भी आपको हो सकती है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया, ये मैंने संतृप्त वसा के बारे में पूरी तरह से बता दिया। अब हम असंतृप्त वसा के बारे में देखते हैं कि असंतृप्त वसा हमारा क्या होता है। दूसरा क्या है, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। आइए हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। इसके बारे में हमने सैचुरेटेड फैट के बारे में पूरा बता दिया आपको। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है हमारा, वास्तव में ये कहाँ होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखा जाए क्या, वास्तव में यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये आपका सैचुरेटेड की बात किया जाए, संतृप्त तो वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक भी होता है। असंतृप्त की बात किया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के क्या लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। यह हमारे मतलब हार्ट के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यह हमारे हृदय, हार्ट, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मीन्स ये हार्ट संबंधी जो होते हैं आपके हेल्थ की बात किया जाए तो उसको अच्छा बनाए रखता है।
और हमारे शरीर में क्या होता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने की सहायता करता है। और इसको ध्यान दीजिएगा, और हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता। इसका आप सेवन करिए, ये हानिकारक कर रहा है, और इसका भी सेवन करिए, ये क्या कर दे रहा है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दे रहा है, धीरे धीरे हटा दे रहा है, हटाने में मदद करता है। और यह हमारे शरीर से क्या करता है, जितना कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, धीरे धीरे जो अनसैचुरेटेड वसा होते हैं वो उनको हटा देता है। इसकी सहायता से क्या हो जाता है, ये सब कोलेस्ट्रॉल आपके हट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे ये कहाँ कहाँ पाया जाता होगा, जैसे मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, क्या हमने बताया, मूंगफली का तेल, और क्या कह सकते हो, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, और अगला क्या लिख सकते हो, जैतून का तेल, जैतून का तेल। तो इन सब में क्या पाए जाते हैं, आपके अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल, और भी लिख सकते हो बादाम, काजू। ये सब क्या है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ये सब उपयोग क्या कर सकते हो, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये उपयोगी कर सकते हो, उपयोग आप कर सकते हो। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। इनके बारे में देख लिया आपने। चलिए इसको हटा देते हैं। थर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा कौन सा टाइप था आपका, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आइए हम जानते हैं तीसरा आपका वसा कौन सा है, ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट क्या होता है, इसके बारे में क्या कह सकते हो आप। ट्रांस जो होता है, ट्रांस फैट की बात किया जाए, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें खाने से बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए क्या कर सकते हो आप, हानिकारक होता है, तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखा है, इस बात को गौर करिएगा।
क्या ट्रांस फैट की बात किया जाए, अभी एग्जांपल बताएंगे। इनके खाने से क्या होगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तथा जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होंगे इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाती है, इनकी मात्रा घट जाती है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाएंगे, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। 2 पॉइंट मैंने बताया है। जैसे बता सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल क्या बता सकते हो, पिज्ज़ा, आज की दुनिया में पिज्ज़ा खाते हैं लोग, तो एग्जाम्पल क्या बता सकते हो आप, पिज्ज़ा बता दो। और क्या लिख दो आप, कुरकुरे खाते हो, तो ये सब क्या है, हानिकारक है। पिज्ज़ा, कुरकुरे इत्यादि आप सब खाते हो, मोमोस खाते हो, तो ये सब क्या है, हानिकारक होते हैं। और भी इसमें हम लिख दे रहे हैं सीधा फास्ट फूड। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, ट्रांस फैट पाया जाता है, तो इन सब का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। पिज्ज़ा हो गया, कुरकुरे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फास्ट फूड में आपके अनेक प्रकार के आते हैं, चाउमीन हुआ कि मोमोस हो गए, ये सब क्या होते हैं, ट्रांस फैट, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो हम ये तीनों प्रकार देख लिए, किसमें क्या पाया जाता है, मैंने ये भी देख लिया। लास्ट आपका ट्रांस फैट था, तो ट्रांस फैट के बारे में भी मैंने देख लिया। तो आइए हम आगे देखते हैं वसा के बारे में। वसा के कार्य क्या क्या होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। वसा के कार्य, वसा के कार्य इंग्लिश में क्या होता है, फंक्शन ऑफ फैट। तो इनके बारे में आइए हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इनके कौन कौन से काम होते हैं, ये कौन कौन से कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, वसा आमतौर पर क्या करता है, शरीर में ऊर्जा का संग्रही स्रोत होता है। वसा आमतौर पर, क्या मैंने लिखा, वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है। वसा के बारे में देखा जाए तो ऊर्जा का ये भंडारण होता है, मतलब ऊर्जा यहाँ से हमको प्राप्त होती है। जो ये कहाँ पर उपस्थित होता है, जो त्वचा के नीचे जमा रहता है, जो त्वचा के नीचे जमा होता है। मैंने क्या बताया, आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित, मीन्स एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का जो आता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है, जो कहाँ पर उपस्थित होता है, त्वचा के नीचे जमा होता है, त्वचा के नीचे जमा होता है, त्वचा के नीचे जमा रहता है। दूसरा पॉइंट देख लें, आइए दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका दूसरा काम क्या है आपका, तो वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक विशेष रूप से मानव शरीर में, विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है, एक
परत का कार्य करता, ये क्या करता है? सेफ्टी करता है। ये यहाँ पे लिखा है सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है। एक प्रकार का क्या करता है? आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये शरीर में एक लेयर बन जाता है इसका। तो ये आपके शरीर को क्या करता है? स्किन को क्या करता है? देखा जाए मानव शरीर में क्या करता है? सुरक्षात्मक का कार्य करता है। और देख लिए अगला पॉइंट क्या बता सकते हो? वही चीज़ बता सकते हो आप, क्या? वसा, क्या मैंने बताया? वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से आपको अगर देखा जाए कोई प्रॉब्लम होता है तो ये वसा का एक लेयर होता है हमारे स्किन पर देखा जाए, तो क्या करता है? बाहरी आघात जो भी होंगे, आउटसाइड जो भी प्रॉब्लम आती है, उससे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करती है। अगला पॉइंट क्या बता सकते हो? तापमान। ये वसा क्या करता है? तापमान को आपका बनाए रखता है। तो क्या बता सकते हो? वसा हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और क्या करता है? स्वास्थ्य कोशिकाओं जो भी सेल होते हैं कार्य को बढ़ावा देता है। और क्या कह सकते हो आप? स्वस्थ कोशिका कार्य को, स्वस्थ कोशिका कार्य को, क्या? स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देते हैं। ये वसा क्या करते हैं? हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन रखे रहते हैं। और एक क्वेश्चन आपका आता है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। और वसा कहाँ पाया जाता है? मतलब पाए जाते हैं तो बता सकते हो। जो ऊँट के कूबड़ होता है, कूबड़ देखा होगा, जो ऊपर के साइड ऊँट का जो कूबड़ होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? फैट का क्या होता है? जमाव होता है। ऊँट के कूबड़ में वसा पाया जाता है। ऊँट, क्या मैंने लिखा? ऊँट के कूबड़ में वसा पाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे रहता है, ऊपर की तरफ ऐसे उठा रहता है। ये क्या है? यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आपके फैट का जमाव होता है। जो ऊँट का आपने देखा होगा, ऊँट को ऐसे कूबड़ निकले होते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? आपके फैट पाए जाते हैं। तो आपने क्या बताया इसके बारे में कि ऊँट के कूबड़ में वसा पाया जाता है। ये सब मैंने वसा के कार्य बता दिए कि वसा के कार्य हमारे क्या क्या होते हैं। ये आमतौर पर हमारे शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा वसा होता क्या है। मैंने क्या क्या बता दिया? वसा होता क्या है, वसा कितने प्रकार के होते हैं, वसा का कार्य क्या क्या होता है, मैंने इन सब के बारे में बता दिया। वसा के कार्य के बारे में मैंने बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, वसा भी खत्म हो गया। अब आइए हम देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। हम विटामिन के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, एक अलग टॉपिक ही रखेंगे उसको, इसमें नहीं बताएंगे, एक अलग क्लास रखेंगे उसका। तो आइए हम देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन क्या होता है, कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रोटीन आपके क्या होते हैं। लाइट थोड़ा सा कट गई है, तो बच्चों लाइट कट गई है, लाइट अब आ गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आपका क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जिसके गठन की बात किया जाए, इसके गठन की बात किया जाए, मीन्स ये किससे किससे मिलकर बना होता है। तो इसके गठन क्या क्या होते हैं आपके? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और इसमें क्या एक्स्ट्रा हो जाता है? नाइट्रोजन। ये सब क्या होते हैं आपके? गठन की बात किया जाए तो किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। शरीर की आवश्यकता देखा जाए तो प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से होता है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण, शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। मैंने क्या लिखा? शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण, सभी प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से होता है। ये कह सकते हो 20 प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, से होता है। आपके 20 टाइप्स के, 20 टाइप्स के क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। उन्हीं से आपका मिलकर क्या शरीर के सभी आवश्यक सभी प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। सभी प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसका बात किया जाए, प्रोटीन का यूज मैंने शुरू में ही बताया था काहे के लिए होता है, किस लिए होता है? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और अंगों, जिसे क्या कहते हो? ऑर्गन्स कहते हो। अंगों की मरम्मत, शारीरिक वृद्धि और अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए, दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया? आपका शरीर जो वृद्धि कर रहा, ग्रोथ कर रहा, शरीर की वृद्धि और अंगों की मरम्मत। कोई भी अंग क्या होता है? टूट फूट जाते हैं,
तो अंगों की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन क्या करता है? दोनों कार्यों के लिए ये प्रोटीन आवश्यक होते हैं। आइए हम देख लेते हैं एक पॉइंट। क्या है अगला पॉइंट? मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपके कितने प्रकार के? 20 टाइप्स के क्या होते हैं? प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या होती है? आवश्यकता होती है। आइए हम देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से कुछ भोजन के द्वारा आपके होते हैं। 20 प्रकार में देखा जाए आपका तो 2 होते हैं, एक आवश्यक होता है, एक अनावश्यक होता है। नेसेसरी होता है, एक अननेसेसरी होता है। ठीक है, 10 आपके क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं। 10 आपके क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, जिसे अननेसेसरी कहते हो। कहने का सेंस ये है, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। मैंने 2 बताया, एक आवश्यक बताया अमीनो अम्ल और अनावश्यक। कितने कितने आपके क्या हैं? आवश्यक है, कितने अनावश्यक हैं? आवश्यक की बात किया जाए तो 10 आपके क्या हैं? 10 आपके आवश्यक में आते हैं और 10 क्या हो गए? अनावश्यक में आते हैं। तो 10 क्या हो गए? 20 हो गए। और आवश्यक अमीनो अम्ल की बात किया जाए तो ये भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन के द्वारा। ये क्या होता है? भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। शरीर में स्वयं निर्मित होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? शरीर में स्वयं निर्मित। ठीक है, मैंने 2 बताया। आपके 20 होते हैं टोटल, आपके 20 होते हैं टोटल आपके। 20 में मैंने बताया 10 जो होते हैं आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। और उसमें हम देखा जाए कि 10 जो होते हैं आवश्यक कौन कौन से होते हैं? ये भोजन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और शरीर में स्वयं निर्मित क्या होते हैं? 10 होते हैं। इनके बारे में हमने इनमें हमने जान लिया। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब प्रोटीन देखा जाए। प्रोटीन का कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हो इसके आगे। और प्रोटीन के बारे में पॉइंट क्या बता सकते हो आप? क्या बता सकते हो आप? अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़कर, अमीनो अम्ल जिस बंध, जिसे क्या कहते हो? बॉन्ड। जिस बंध से या जिस बंध के द्वारा जुड़कर, जिस बंध के द्वारा जुड़कर
प्रोटीन का जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या कहते हैं? उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। उसे पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो आपके अमीनो अम्ल होते हैं वो मतलब बॉन्ड से मिलकर जुड़कर आपस में बॉन्ड जुड़कर क्या होते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो क्या, कौन से बंध होते हैं? कौन से बॉन्ड होते हैं? वो पेप्टाइड बंध होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड उसे कहते हैं। तो आइए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। मानव शरीर का लगभग कितना % आपको प्राप्त होता है? ये मानव शरीर का लगभग 15 से 17% मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। भाग प्रोटीन का बना होता है। भाग प्रोटीन का बना होता है। तो आपने देख लिया मानव शरीर का लगभग कितना, 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। और देखा जाए प्रोटीन प्रति ग्राम, 1 ग्राम में आपका कितने प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन जो होता है प्रति ग्राम देखा जाए 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देता है? ये 4.2। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कितने प्रोटीन से हमको प्रति ग्राम देखा जाए आपके 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वहाँ से? तो बताओगे 4.2 क्या बताओगे? किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के स्रोत देख लेते हैं, सोर्स, जिसे क्या कहते हैं हम? स्रोत। आइए हम स्रोत के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ हमको मिलता है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है? दूध, पनीर, दालें, दूध, पनीर, दालें, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? आपके प्रोटीन मिलता है। तो क्या क्या बताया? दूध, पनीर, दालें, मांस बता सकते हो, मांस, मछली, अंडा, क्या मैंने बताया? अंडा आदि। इन सब चीज़ों में हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन आपके इन सब का ये सब स्रोत होते हैं। ये सब स्रोत होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि प्रति प्रोटीन भी बताया आपको कि प्रति ग्राम प्रोटीन आपको कितना मिलता है। तो 4.2 किलो कैलोरी इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके आगे आइए हम देखते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं।
फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो आइए हम देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप क्या कह सकते हो प्रोटीन के बारे में? फर्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हो? प्रोटीन हमारा किसका निर्माण करता है? शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। शरीर के क्या होते हैं? ये निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। शरीर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। हमारे शरीर का क्या करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं, निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों के निर्माण में मरम्मत का विकास करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मैंने अभी क्या बताया? ऊतकों का निर्माण ऊतकों, इसे टिश्यू कहते हो, टिश्यू। ऊतकों का निर्माण व मरम्मत का कार्य करता है। कहने का सेंस ये है, अगर ऊतक आपका कुछ अनबैलेंस हो जाता है, कहीं अनडैमेज हो जाता है, तो उसका क्या करता है? ये निर्माण करता है। और क्या करता है? मरम्मत भी करता है, पूरी तरह से आपका मरम्मत भी करता है। तो ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। अगला हम देखें इसके बारे में, शरीर वृद्धि के लिए भी ये उत्तरदायित्व है। शरीर के वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। क्या है ये? उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। कहने का सेंस ये हुआ हमारा कि आपने देखा शरीर का निर्माण भी करता है, ये निर्माणकारी पदार्थ होता है प्रोटीन के बारे में देखा जाए। और क्या करता है? ऊतकों, टिश्यू का क्या करता है? ये निर्माण करता है और मरम्मत का भी कार्य करता है। और शरीर के वृद्धि, शरीर के ग्रोथ का भी कार्य करता है। शरीर के ग्रोथ के लिए भी ये क्या है? उत्तरदायी है। यह टूटे फूटे अंगों का भी मरम्मत करता है। यह टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता है। अगर हमारे क्या होते हैं, अगर ऑर्गन्स देखा जाए, अगर वो टूट फूट जाते हैं तो उनका क्या करता है? ये मरम्मत करता है, उनका मरम्मत का कार्य करता है। और देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात किया जाए, किसमें प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है? तो नोट पॉइंट जरूर आप लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। क्या? प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक रूप में, मैंने क्या लिखा? प्राकृतिक रूप में सोयाबीन में, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन की
बात किया जाए, नोट पॉइंट मैंने लिखा दिया है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सबसे अधिक मात्रा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में, प्राकृतिक है ये, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं प्रोटीन की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होता है। प्रोटीन की प्राप्ति के बारे में देख लेते हैं हम। तो आइए प्रोटीन के प्राप्ति के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन प्राप्ति, प्रोटीन प्राप्ति। तो प्रोटीन प्राप्ति के बारे में देखें हम तो एक शरीर में और एक भोजन से। हमने अभी बताया था ना कि जो उसके 20 प्रकार के टाइप जो होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, उनसे आपका मिलकर बना होता है। 10 क्या होता है? भोजन से हमको प्राप्त होता है और 10 हमारे शरीर में ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोटीन प्राप्ति के बारे में। तो ऐसे आप लिख लो, क्या लिखोगे? एक साइड आप लिख लो शरीर में, शरीर में, और एक टाइप लिख लो क्या? भोजन द्वारा। तो ये दोनों मैंने लिख दिया, ठीक है, शरीर में और भोजन द्वारा लिख दिया। तो देखते हैं शरीर में हमारा कहाँ कहाँ पे जैसे बनता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे रक्त में देख लें। क्या देखेंगे यहाँ में? रक्त। रक्त में भी आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। तो रक्त में आपके, ये आपके शरीर में ही बनते हैं। तो रक्त में प्रोटीन कहाँ कहाँ? पहला क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मैंने क्या लिखा? पहला हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है रक्त में आपका? क्या लिख सकते हो? फाइब्रिनोजेन। क्या मैंने लिखा? फाइब्रिनोजेन लिख दिया। और अगला क्या है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है? आपके रक्त में पाए जाते हैं। तो रक्त में आपका क्या है? एक प्रकार का शरीर में ही ये बनता है ये प्रोटीन। अगला देखा जाए हड्डी में, हड्डी में अगर देखा जाए तो हड्डी में आपका क्या पाया जाता है? कोलेजन। कोलेजन, कोलेजन, ये क्या हो गया? हड्डी में। अब मांसपेशी में देख लेते हैं, मसल्स में। तो मांसपेशी में क्या क्या हो पाए जाते हैं आपके? कौन से? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और दूसरा क्या है? मायोसिन। क्या? एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। तो ये आपके क्या रक्त में कौन कौन से हैं? हड्डी में, मांसपेशी में, ये आपने लिख लिया। और फिर भोजन से देख लेते हैं, जैसे गेहूं, गाजर देख लेते हैं। गेहूं में आपका क्या पाया जाता है? ग्लूटेन।
गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेन। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाए जाते हैं। और गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन। गाजर में क्या पाए जाते हैं? कैरोटीन पाए जाते हैं। और अंडा में देखा जाए, आपके अंडा में भी क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। अंडा में भी क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं आपके। तो देखा जाए, जो सफ़ेद भाग में क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। अंडा का जो सफ़ेद भाग होता है, इसमें क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। इसमें क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। और पीला भाग जो बीच वाला होता है, उसमें क्या पाया जाता है? विटेलिन पाया जाता है। पीला भाग में क्या पाया जाता है? विटेलिन। तो ये सभी प्रोटीन आपको याद करने पड़ेंगे। कहाँ क्या पाया जाता है? गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। अंडा में क्या पाया जाता है? आपका अंडा में भी देखा जाए, जो ऊपर का सफ़ेद भाग होता है, उसमें क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। जो बीच का पीला भाग होता है, उसमें क्या पाया जाता है? विटेलिन पाया जाता है। और हम देखिए, दूध में क्या पाया जाता है? दूध में मैंने बताया था, दूध में क्या पाया जाता है? केसीन। दूध में क्या पाया जाता है? केसीन। तो आइए यहीं पे एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम। वो नोट पॉइंट क्या है आपका? बाल जैसे हो गया, नाखून हो गया, सींग हो गया, खुर हो गया। जो भैंस का देखा जाए या तो गाय वाय में जो नीचे खुर पाया जाता है, उनके नाखून को कहते हैं। तो वही बताया जा रहा है। इसमें क्या पाया जाता है? अल्फा कैराटीन पाया जाता है। बाल, नाखून, सींग, खुर। बाल, नाखून, सींग, खुर। इसमें कौन से पाए जाते हैं? प्रोटीन की बात किया जाए तो इसमें क्या पाया जाता है? अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन। तो आपसे पूछेगा, बाल हुआ, नाखून हुआ, सींग हुआ, खुर हुआ, इसमें कौन क्या पाया जाता है? तो बताओगे आप, अल्फा केराटिन पाया जाता है। और देखा जाए, एक पॉइंट और लिख सकते हो इसमें, एक पॉइंट और नोट में फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो सेकंड पॉइंट? कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। हमारे शरीर में क्या जो कोलेजन पाया जाता है? कोलेजन। कोलेजन, जो कोलेजन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मैंने दो पॉइंट क्या क्या बताया इसमें? जो बाल होता है, बाल होता है, नाखून होता है, सींग होता है, खुर होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं आपके? इसमें आपके अल्फा केराटिन पाए जाते हैं।
और कोलेजन की बात किया जाए तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, ये प्रोटीन है। तो ये आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, इसे उतारिए आप लोग, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन प्राप्ति के बारे में, मैंने बता दिया कि कौन कहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है आपको, ये मैंने दिखा दिया। शरीर में आपके रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, कि हमारे प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है तो कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं क्वाशियोर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाशियोर कोर, ये डिजीज़ होता है। क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया ये डिजीज़ होते हैं। मैंने क्या बताया, क्वाशियो कोर, क्वाशियो कोर, ये क्या है, आपके डिजीज़ होते हैं। क्या मैंने लिखा, क्वाशियो कोर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाशियो कोर ही कहते हैं, क्वाशियो कोर। तो ये क्या है आपके, मैंने डिजीज के बारे में लिख दिया क्वाशियो कोर। ये क्या होता है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं कि ये होता क्या है, ये कौन सा डिजीज़ होता है। तो यह मुख्यतः बच्चों में ही होता है, बच्चों में पाया जाता है। इसके कारण जो होते हैं, शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। कहने का सेंस ये है, तो ऐसे लिख सकते हो, बच्चों में पाया जाता है, ऐसे लिखिए बस, बच्चों में पाया जाता है। मैंने लिख दिया, बच्चों में पाया जाता है। और मैंने क्या बताया, इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट, शरीर व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। आपके बॉडी की बात किया जाए और मानसिक मतलब ब्रेन के बारे में देखा जाए, इसकी वृद्धि, ग्रोथ जो होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ये किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, हाथ पैर जो होते हैं सूख जाते हैं और पेट फूल जाता है। जो हाथ पैर की बात किया जाए, ये पूरी तरह से सूख जाते हैं और पेट जो होता है आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, सूज जैसा जाता है, बाहर अधिक निकल जाता है। तो क्या लिखोगे आप इसमें, हाथ पैर सूख जाते हैं, पैर सूख जाते हैं और पेट फूल और पेट फूल जाता है, ज़्यादा फूल जाता है। और क्या, हाथ पैर एकदम आपके क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और दूसरे डिजीज़ की बात किया जाए तो दूसरा डिजीज़ है आपका मैरास्मस। एक क्वाशियोकोर हो गया, दूसरा क्या है, मैरास्मस।
ये क्या है आपके डिजीज ही हैं, क्या है आपके डिजीज ही हैं, मैरास्मस। तो आइए हम इनके बारे में भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट। क्या देख सकते हैं, जो मैरास्मस डिजीज होता है, रोग होता है, तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और दूसरा पॉइंट बताया जाए क्या, इसे सूखा रोग भी कहते हैं, जिसमें शरीर सूख जाता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसे सूखा रोग कहते हैं, जिसमें शरीर है, जिसमें शरीर क्या होगा, आपके बॉडी पूरी तरह से सूख जाएगा। और मैरास्मस की बात किया जाए, मैरास्मस का दूसरा नाम क्या है बताओगे आप, सूखा रोग। इसे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग कहने का ही मतलब ये है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से सूख जाती है। और क्या होता है इसमें, और वजन घट जाता है। वजन क्या होगा आपका, घट जाएगा, वजन पूरी तरह से घट जाता है। तो ये मैंने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बता दिया। एक क्या है आपका क्वाशियोकोर, दूसरा क्या है मैरास्मस। तो इनके बारे में मैंने बता दिया कि ये क्या होते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं अगला। ये हमारा प्रोटीन से क्या क्या कार्य था मैंने बता दिया। प्रोटीन होते क्या हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है आपका, क्वाशियोकोर के बारे में, मैरास्मस के बारे में तो डिटेल से मैंने बता दिया। तो अगला हम क्या पढ़ते हैं, खनिज लवण, जिसे कहते हो मिनरल्स। तो आइए हम पढ़ते हैं खनिज लवण के बारे में। मिनरल्स होते क्या हैं, खनिज लवण क्या होते हैं। आइए हम खनिज लवण के बारे में देखते हैं। खनिज लवण आपका एक होता है अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, ऐसे ही देख लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप खनिज लवण के बारे में, अकार्बनिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन न पाया जाता हो। दूसरा क्या लिखते हो, आप लिख सकते हो मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी में कितने खनिज, कितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है, 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। और इनकी आवश्यकता क्या होता है, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होता है। इनकी आवश्यकता किस लिए करते हैं, शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए हम करते हैं। जैसे पहला आता है आपका कैल्शियम के बारे में, कि कैल्शियम होता क्या है। तो कुछ आइए देख लेते हैं क्या होता है, कैल्शियम क्या होते हैं। 29 तो आपके पाए जाते हैं, तो 29 में ही पहला हम देख लेते हैं कैल्शियम के बारे में।
पहला कैल्शियम, कैल्शियम CALIUM। तो कैल्शियम के बारे में पहला पॉइंट क्या बताओगे आप? कैल्शियम हमारे शरीर में आवश्यकता होता है। हड्डियों, कहाँ कहाँ ये हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। हड्डी व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब बोन्स एवं टीथ के निर्माण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डी और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? दूध हो गया, मांस हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया आदि में पाया जाता है। क्या बता सकते हो? दूध हो गया, दूध, मांस, पत्तेदार सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में ये पाए जाते हैं। क्या क्या मैंने बताया? पत्तेदार सब्जियों में आपके क्या क्या पाए जाते हैं? पत्तेदार सब्जियों में आपके कैल्शियम पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? जो कैल्शियम देखा जाए तो किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो इनके बारे में हमने बता दिया। इसकी कमी से क्या होता है? हर एक एलिमेंट्स, तत्व की कमी से रोग होता है। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस कहने का सेंस यह होता है, इसमें क्या होता है? हड्डियों में दर्द होता है, वह कमजोर हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? हड्डियों में दर्द व हड्डी कमजोर हो जाती है। इसके बारे में आपने लिख लिया। अगर पूछे कैल्शियम की कमी से हमें कौन सा रोग होता है तो क्या बताओगे? ऑस्टियोपोरोसिस। पूछेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है तो बताओगे हड्डियों में दर्द बना रहता है और हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये किसके बारे में हमने बताया अभी? कैल्शियम के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि फास्फोरस, दूसरा एलिमेंट हम देख लेते हैं, फास्फोरस। ये सब एलिमेंट्स आपके होते हैं, जिनका क्या होता है? हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। दूसरा मैंने क्या बताया? फास्फोरस। मैंने क्या लिखा? फास्फोरस। तो फास्फोरस में आइए हम पॉइंट लिख लेते हैं कि फास्फोरस आपका किस में पाया जाता है? यह किसके लिए होता है? यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है।
हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, कहने का सेंस है आपके बोन्स और आपके टीथ में अगर फास्फोरस की कमी हुई तो आपकी हड्डियां व दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो आपके हड्डियों और दांतों के लिए क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए। और क्या करता है, यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है। यह तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या कहते हो आप, नर्वस सिस्टम। मैंने क्या बताया, यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होता है, को सही से कार्य करने में सहायक होता है। तो इसके बारे में आपने जान लिया, फास्फोरस क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, और वो क्या करता है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर इसके बात किया जाए, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो चावल, मूंगफली, सोयाबीन, लिख सकते हो चावल, मूंगफली, सोयाबीन, क्या क्या मैंने बताया, चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर में पाया जाता है। तो ये हो गया फास्फोरस के बारे में। आइए हम अगला देखते हैं, अगला एलिमेंट आयरन के बारे में। इसके बारे में, आयरन के बारे में आइए हम देख लेते हैं कि आयरन आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसमें क्या होता है। यह रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। ऐसे लिख सकते हो, रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, जिसे Hb कहते हो, हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त में पाया जाने वाला ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपका प्रमुख घटक होता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक करता है। यह रक्त का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट क्या हो गया, यह रक्त का निर्माण करती है। और अगला पॉइंट क्या हो गया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, ये सब आदि लिख दो। इन सब में क्या पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं आपके। ठीक है, ये रक्त के फॉर्मेशन का देखा जाए तो आयरन जो होता है रक्त का फॉर्मेशन करता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, हरी सब्जियाँ, कहाँ पाया जाता है, हरी सब्जियाँ, अमरूद, अंगूर आदि में ये क्या पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं। तो अगला एलिमेंट के बारे में आइए हम देख लेते हैं। अगला एलिमेंट हमारा क्या है, आयोडीन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देखना है, आयोडीन।
इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। आयोडीन जो अगला एलिमेंट है हमारा, यह कहाँ देखा जाए, यह थायराइड ग्रंथियों को सही से कार्य करने में सहायक करता है। ग्रंथियों को सही से कार्य करने में मदद करता है। ये किसमें मदद करता है? थायराइड ग्रंथि जो होता है आपका देखा जाए तो थायराइड ग्रंथि में ये क्या करता है, आपको सही से कार्य करने के लिए सहायक होता है या तो मदद करता है। आयोडीन की कमी से हमको क्या हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, घेंगा जिसे कहते हो, ग्वाइटर कहते हो, इसकी कमी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, ग्वाइटर जिसे कहते हो, जिसे क्या कहते हो आप? ग्वाइटर। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। इसका स्रोत आपका देखा जाए किसमें किसमें पाया जाता है? जैसे क्या क्या है आपके? समुद्री भोजन, समुद्र में जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें क्या करते हो आप? खाते हो। समुद्री भोजन हो गया, ठीक है। दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध, अंडा और मांस हो गया, ETC। ये सब क्या होते हैं आपके? आयोडीन। और क्या कह सकते हो आप? और भोजन में आप क्या करते हो? ठीक है, ये हो गया आपका समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस, ये सब किसमें? आयोडीन इसी में पाए जाते हैं। आइए हम अगला देख लेते हैं एलिमेंट्स। अगला एलिमेंट्स कौन सा है हमारा, देख लेते हैं। तो ऐसे ये हो गया एलिमेंट्स, इतने बहुत हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने बता दिया, फास्फोरस बता दिया, आयरन बता दिया, आयोडीन के बारे में बता दिया, कैल्शियम के बारे में बता दिया। तो कुछ एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं, 29 तो पाए जाते हैं हमारे शरीर में, तो कुछ जितने कॉमन हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि ये नेसेसरी है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैंने आयोडीन के बारे में बता दिया। तो अगला हमने ये मिनरल्स तो आपका ख़त्म हो गया। अब आता है हमारा जल। लास्ट क्या आता है हमारा? जल के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स में देखा जाए तो आपके क्या विटामिन्स भी आते हैं, लेकिन विटामिन्स हमारा सिलेबस क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग है। तो विटामिन्स पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल विटामिन्स के ही वीडियो रहेंगे, सारे विटामिन्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगला क्या है हमारा? जल। तो जल के बारे में आप क्या क्या कह सकते हो? शरीर के विकास के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है, नेसेसरी होता है। मानव के शरीर के भाग देखा जाए, क्या मानव के शरीर का भाग, मानव के शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो आइए हम देख लेते हैं। मानव के शरीर के भाग का लगभग देखा जाए 65 से 70% भाग जल से निर्मित होता है। 65 से 70% भाग जल से ही निर्मित होता है। भाग जल
से ही निर्मित होता। ठीक है, देखा जाए हमारे अगर शरीर के विकास की बात किया जाए कि हमारे जो शरीर का विकास होता है तो 65 to 70% जो होता है भाग जल से ही निर्मित होता है। ये क्या करता है कि जो शरीर में आपके उपस्थित होते हैं अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट व विषैले पदार्थ के साथ घुलकर, क्या मैंने बताया, शरीर में उपस्थित जो भी अपशिष्ट होगा मीन्स खराब वेस्ट मटेरियल होगा, विषैले मतलब जो टॉक्सिक होगा पदार्थ के साथ ये क्या करता है, वाटर घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जल के बारे में मैंने कुछ बता दिया। और क्या क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, ये ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। इसको जरूर याद रखिए। क्या मैंने बताया, जल हमारे शरीर के ताप को जल हमारे शरीर के ताप को, क्या मैंने बताया, शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रण करता है, पसीना तथा वाष्पन को नियंत्रण रखता है। क्या करता है, ताप टेम्परेचर और जो आपके पसीना होते हैं, स्वेट जिसे कहते हो, पसीना, ताप को क्या करता है, शरीर के ताप के पसीना तथा वाष्पन, ठीक है, को नियंत्रण रखता है। और अगला पॉइंट क्या है, यह भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषण में सहायक होता है। तो ये तो नॉर्मली है आपका, ये क्या करता है, जो भी अवशोषण पदार्थ आपके पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण में सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, आपका जल के बारे में ख़त्म हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा दिया, वसा के बारे में मैंने पढ़ा दिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ा दिया, ये जल के बारे में मैंने पढ़ा दिया। और एक बचता है आपका, क्या बचता है आपका, जिसे हम कहते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, हम विटामिन को कैसे करेंगे, एक उसका अलग मैं बनाऊंगा आपका वीडियो, विटामिन ही उसमें रहेंगे सारे। तो आज की क्लास हमारे यहीं तक रखते हैं, आप ऐसे ही निरंतर स्ट्रगल करते रहिए। आज की क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।